वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 या ऑनवर्ड्स इसके बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज को आरंभ करने से पहले वही 3 पुरानी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके सामने एक्सरसाइज 4.5 का एनसीईआरटी खुला होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए, और जहां पर भी कोई भी चीज ऐसा समझ में आए या मैं कोई आपको क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि मिस हो गया या समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा मेन मोटिव क्या है? 6 ऑनवर्ड्स यानी 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो 3x3 के एडजॉइंट निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो जब हम लोग 3x3 के एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि फाइंड, थोड़ा ढंग से लिखा जाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि फाइंड फाइंड द इनवर्स फाइंड द इनवर्स inverse of the matrices of the matrices if it exists, if it exists if it exists given in exercises 7 to 11, क्योंकि 5 से तो हमने कर ही लिया है, 7 to 11 पे बात करते हैं। ठीक है, मतलब आज हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है 7 से 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो यदि 7 से 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स बना है, एंड दैट इज 1 2 3। फिर क्या है? 0 2 4। फिर क्या है? 0 0 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है इनवर्स। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर से आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स में इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर से ऐसा कुछ होता है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यदि डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हमें इस डिटर्मिनेंट को करना है सिंप्लीफाई। तो जब हमें इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट के लिए एक बात बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का मदद ले सकते हैं। तो क्यों ना हम उस रो या उस कॉलम का सिलेक्शन करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, और इन दोनों एलिमेंट्स के लिए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमें जरूरत पड़ेगा सिर्फ 1 के लिए। तो क्या करेंगे? 1 ले लिया। अब न ही ये रो लेंगे और न ही ये कॉलम, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के तौर पर आएगा 2 4 0 5। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 10। तो इस तरीके से जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, वह नॉट इक्वल्स टू 0 है। और चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट यानी इसका जो इनवर्स है वह एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा इसका कोफैक्टर निकालना,
क्या निकालना नेक्स्ट टारगेट होगा? कोफैक्टर। बेटा कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने एक बात बोला था कि रो वाइज कोफैक्टर निकालें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लीजिए मैं पहले रो का कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ, पहले रो का कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ, तो व्हाट कैन वी डू? यदि मैं पहले रो का कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ तो भाई साहब हमें पहले 1 के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया A11 और कोफैक्टर निकालिए, हमने क्या बोला था? -1 के पावर रो प्लस कॉलम, ये हर में प्रोजेक्ट होगा। -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अब जिस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो न तो उस एलिमेंट का रो लेंगे और न ही उस एलिमेंट का कॉलम, और जो बच गया हमें उसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2 4 0 5। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें जी तो आप ऑब्जर्व करो, -1 का पावर यहाँ पर इवन है और इवन ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न करता है, तो ये आ जाएगा प्लस और 5 2 हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग A12 निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यदि फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो अगेन वही प्रक्रिया, न तो हम यह रो लेंगे और न ही यह कॉलम। तो जब नहीं वो रो लेंगे और नहीं वह कॉलम, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर यदि हम लोग लिखें तो यह हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2। अब नहीं यह रो लेंगे और नहीं यह कॉलम, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 0 4 0 5। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 0 है। फिर उसके बाद हम लोग A13 पे बात करेंगे। A13 पे यानी -1 के पावर रो प्लस कॉलम, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अब ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे? यदि -1 के पावर रो प्लस कॉलम है तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट लिया है तो वही प्रक्रिया यहाँ पर वापस से दोहराई जाएगी, नहीं यह रो लेंगे और नहीं यह कॉलम। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 0 2 0 0। और यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो अगेन हमें 0 ही मिलेगा। तो मैंने पहला रो का तो सारे एलिमेंट को कैलकुलेट करके दिखाया, बाकी के रोज के एलिमेंट जो हैं कोफैक्टर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, बस आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा ना, सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिपीट कंटिन्यूअसली, वही प्रक्रिया बार बार आपको दोहराना है। तो यदि मैं यहाँ पर A21 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं तो यह हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम, यानी कि 2 + 1। अब क्या है, जब सेकंड रो लिया तो नहीं ये रो लेंगे नहीं ये कॉलम, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा जी वो बनेगा 2 3 0 5। सही है। अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर ऑड मतलब यह माइनस रिटर्न करेगा और फिर ये हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया -10। अब उसके बाद A22 पे बात करते हैं। यदि A22 पे बात करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अब यदि रो प्लस कॉलम करेंगे तो फिर हमें इसे करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो देखिए अब यदि मैं यहाँ पर 2 2 के बारे में बात करूँ, 2 2 के बारे में बात करूँ तो बेटा ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के तौर पे आ जाएगा 1 3 0 5, 1 3 0 ये आ गया हमारे पास, और आप इसे सॉल्व करोगे ना तो 5 आएगा। फिर उसके बाद A23 की बात करते हैं। अगर से हम लोग A23 की बात करेंगे तो अगेन वही बात, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अब यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, तो 2 3 का मतलब क्या हो गया 1 2 0 0। फिर सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड रो के बारे में। यदि हम लोग थर्ड रो के बारे में बात करेंगे तो व्हाट कैन वी डू हियर? थर्ड रो के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें जी तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा A31, यानी -1 के पावर रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। बेटा 31 में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा ना वो बनेगा 2 3 2 4। सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर -1 का पावर इवन है तो यह पॉजिटिव देगा, तो ये हो गया प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - 6 2। सही है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे A32 पे। तो यदि हम लोग A32 पे डिस्कशन करें तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अच्छा ये हर बार लगेगा, -1 के पावर रो प्लस कॉलम ईच एंड एवरीवेयर इज एप्लीकेबल। अब बेटा 32 की बात करें तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा ना वो बनेगा 1304।
1304। ठीक है, क्योंकि -1 का पावर यहाँ पर अगेन ऑड है तो यह माइनस रिटर्न करेगा और यह आ गया हमारे पास 4। ठीक है, उसी तरीके से A33 की बात कर ले तो बेटा A33 की बात करेंगे तो क्या होगा, -1 के पावर 3 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 1202। और यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए -1 का पावर है इवन, मतलब यह देगा पॉजिटिव, यानी पर ये यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स सारे रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एडजॉइंट। तो यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो यू मस्ट इंश्योर अबाउट इट कि उसके जितने भी रो के एलिमेंट है ना, हम उन्हें कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी रो के एलिमेंट हैं हम उन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। यानी कि आप कह सकते हो कि यदि आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले उनके सारे रोज के आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और हर रो का, जिस रो का आप कोफैक्टर लोगे उसके कंसल्टिंग कॉलम में जाएगा। मतलब पहला रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो यदि पहले कॉलम में कन्वर्ट होगा जी, तो देखो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर हम लिखेंगे 0 चूंकि ये कॉलम में जा रहा है, और फिर हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, उसी तरीके से अब दूसरा रो दूसरे कॉलम में जाएगा। तो जब दूसरे कॉलम में जाएगा तो देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या आएगा, -10, उसके बाद वाला एलिमेंट क्या आएगा 5, और उसके बाद वाला एलिमेंट क्या आएगा 0। फिर उसके बाद तीसरे को लिखेंगे तो कैसे, तीसरे कॉलम में ये हो जाएगा 2 -4। सही है, ये मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया। तो देखो बेटा, मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया और मैंने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, मतलब अब हम इनवर्स निकालने के लिए तैयार हैं। नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट द इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनवर्स का फॉर्मूला बोला था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10। एडजॉइंट ऑफ ए की बातें अगर से मैं करूं तो बेटा यह आ जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब यदि आप चाहें तो यहां पर 1/10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको तो पता ही है कि जब हम किसी भी नंबर का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से करते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं है। तो बेटा सबसे पहले यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 1, फिर -10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा -1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/5, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1/2, और फिर आ जाएगा -2/5, और फिर आ जाएगा 0 0 1/5। एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ डिजायर्ड मैट्रिक्स। ये हमारे डिजायर्ड मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स। तो कहने का सेंस ये है कि अगर से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं, अगर से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो उसकी सिंपल सी प्रक्रिया ये है भाई साहब कि सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और यह चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है या नहीं। यदि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है मतलब आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए तैयार हो। उसके बाद आपको उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ताकि आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकें, और फिर फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यदि हम लोग इसके आगे वाले मुद्दे पे बात करें तो देखिए अब इसके आगे मुद्दा क्या होगा, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। 8 और 9 आपको खुद से करना पड़ेगा और 10 मैं करके दिखाऊंगा। और अच्छा 8 और 9 का भी आपको इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 0 0 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। एक ये क्वेश्चन है, इसका इनवर्स निकालना है। और 9 नंबर की बात करें तो बेटा 9 नंबर में हमारे पास है 2 1 3, फिर क्या है 4
-1 0 और फिर क्या है -7 2। हमें इन दोनों क्वेश्चंस का निकालना है इनवर्स। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अपने वीडियो को पॉज करिए और रिलैक्स मोड में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल एक इनवर्स मैं आपको और दिखाऊंगा, है ना। एक इनवर्स मैं आपको और दिखाऊंगा एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का इनवर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बन गया होगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इनवर्स निकालना है और यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स दिया है, द कंसल्टिंग मैट्रिक्स इज 1 -1 2 0 2 -3 और फिर 3 -2 4 3 -2 4। अब यहां पर क्या होगा, अगर से हम इसके आगे चीजों को प्रोसीड करते हैं, है ना, या समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा पार्टी यदि हमें इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करूं तो यहां पर मैंने फ्रेम किया 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ये हो गया हमारे पास। अब यदि इसके आगे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बच्चा पार्टी क्या करना है, हम इस वाले कॉलम के लॉन्ग सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, कम से कम एटलीस्ट एक तो जीरो है, तो इस जीरो के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी इन दोनों कंपोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए यदि मैं 1 के लिए सिंप्लीफाई करने की बात करता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं जिस एलिमेंट का सिलेक्शन करूंगा न तो उसका रो लूंगा और न उसका कॉलम, तो बेटा यहां पर डिटर्मिनेंट बनेगा 2 -3 -2 4 फिर 3 1, यानी अब हम मैं +3 लूंगा तो अगेन न तो ये रो लूंगा न ये कॉलम, तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा वो होगा -1 2 2 -3 और कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। तो देखो बेटा 8 और -6 2 +3 इंटू, अगर से +3 -4 +3 +3 -4 -1, तो बेटा ये आ जाएगा 2 -3, सो आंसर इज -1। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई इनवर्स इज एग्जिस्टिंग, इनवर्स इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो व्हाट कैन वी डू। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, अगर हम लोग इसके आगे की बात करें तो अब हमें इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालने से पहले क्यों ना मैं मैट्रिक्स को एक बार फिर से लिख लूं, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो फिर मुझे मैट्रिक्स नहीं दिखेगा। तो हमें जिस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पहले वो मैट्रिक्स लिख लें, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका रो और कोफैक्टर्स निकालना है। तो यदि हमें इसका रो और कोफैक्टर निकालना है तो बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले रो से शुरुआत करेंगे, है ना? मतलब सारे कोफैक्टर हम लोग पहले रो के लिए निकालेंगे। अब चूंकि बच्चा पार्टी मैंने ऊपर आपको कोफैक्टर निकालना सिखा दिया है तो आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट इट कि यह कैसे होगा, बस मैं आपको बारी बारी से करके दिखा रहा हूँ, देखने की कोशिश करिए। जैसे A11 है तो -1 के पावर 1 + 1 और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 2 -3 -2 4। सिंप्लीफाई अगर से करें तो बेटा यहाँ पर -1 का पावर है इवन, क्योंकि -1 का पावर इवन है इसलिए यह प्लस देगा और 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा -6 और बेटा 8 -6 आता है 2। उसी तरीके से वी कैन कैलकुलेट A12। अगर से मैं A12 निकालना चाह रहा हूँ, चलिए एक एलिमेंट के लिए तो मैं फिर से दर्शा ही सकता हूँ, मतलब मैं इस एलिमेंट के लिए अगर से निकालना चाह रहा हूँ तो ना ही उसका रो लूंगा और ना ही उसका कॉलम, ठीक है। देखिए जब नहीं उसका रो लेंगे और नहीं उसका कॉलम तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा,
पहले तो ये हर बार बनेगा, कोफैक्टर में -1 के पावर रो प्लस कॉलम तो हर बार लिखा जाएगा। अब यदि नहीं मैंने इसका रो लिया और नहीं इसका कॉलम, तो जो डिटर्मिनेंट बना उसको लिखें, तो बेटा ये बनेगा 0 -3 3 4। और यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए -1 के पावर यहाँ पर हमारे पास है इवन, तो यदि -1 के पावर इवन है मतलब यहाँ पर ये सॉरी -1 के पावर है ऑड, तो चूंकि -1 के पावर ऑड है इसलिए यहाँ पर यह माइनस रिटर्न करेगा। और फिर क्या होगा, 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस आ जाएगा -9। तो बेटा ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास -9, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। फिर हम लोग A13 कैलकुलेट करेंगे। यदि हम लोग A13 कैलकुलेट करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। अब क्या करेंगे, जब हम इस एलिमेंट के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ना ही इसका रो लेंगे और ना ही इसका कॉलम। अगर से हम ऐसा कुछ करते हैं तो बताइए क्या जवाब मिलेगा। यहां पर जवाब मिलेगा 0 2 3 -2। अब आप ध्यान से देखो बेटा, -1 का पावर चूंकि यहाँ पर और इवन है इसलिए यह प्लस रिटर्न करेगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा -6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। तो पहले रो के मैंने सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो के कोफैक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम लोग सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को निकालें तो बच्चा पार्टी इस बार मैं रियली डायरेक्ट करने वाला हूँ, बस आप ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा और जहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी प्लीज वहां पर एक बार पूछिएगा। तो 2 1 ऑड मतलब माइनस, यदि मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाऊं तो बेटा 8 -6 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से A22 पे बात करें। सॉरी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जब मैं 2 1 निकालूंगा तो 2 1 यानी कि -4 +4 ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। यदि मैं A22 पे बात करता हूं तो बेटा A22 का मतलब हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ऐड करने पर इवन आ रहा है। तो 2 2 मतलब 4 -6 ये आ जाएगा हमारे पास -2। और आपको तो पता ही है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -2 आ गया। फिर A23 की बात करते हैं। तो यदि हम लोग A23 की बात करें तो बेटा पहले तो बाहर होगा माइनस, क्यों माइनस क्यों बाहर होगा, क्योंकि -1 के पावर आएगा ऑड और ऑड का मतलब होता है माइनस। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 3 लेना है। तो 2 3 जब लेना है तो बच्चा पढ़िए जब हम 2 3 लेंगे 2 3 तो -2 +3 यानी ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से सेकंड रो के मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड रो के सारे कोफैक्टर निकालेंगे। यदि हम लोग थर्ड रो के सारे कोफैक्टर निकालें, if I am going to calculate the cofactor of third row, so what can we do? थर्ड रो के लिए यदि मैं सारे कोफैक्टर्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, थर्ड रो के लिए फिर वही पुरानी प्रक्रिया में स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले हमें A31 पे बात करना पड़ेगा, इवन है तो यहाँ पर प्लस होगा 3 1 यानी कि 3 -4 दैट इज -1। और आपको तो पता ही है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -1। फिर A32 की बात करेंगे तो A32 3 2, अच्छा 3 2 है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब 3 और 2 की बात करें तो -3, क्योंकि बकिया तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। और यदि मैं A33 पे बात करूं तो बेटा यहाँ पर आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि इसका जो सम है वह इवन है। तो यदि प्लस आया तो एक बार फिर से यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 और 3 अगेन हमारे पास आ जाएगा 2। तो बेटा इस तरीके से मैंने गिवन 3x3 मैट्रिक्स के सारे के सारे रोज के कोफैक्टर निकाल लिए, मतलब हर एक एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट कहता क्या है बेटा, एडजॉइंट कहता है कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो तो उसके रो का जो कोफैक्टर होगा वो उसके कॉलम में स्टोर होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, पहले रो का पहला कॉलम, तो जब पहले कॉलम में कौन कौन आएगा, एक आएगा 2, फिर एक आएगा हमारे पास -9, फिर एक आएगा हमारे पास -6। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में लिख दिया, तो इसका मतलब डेफिनेटली बेटा जो दूसरा वाला रो है उसको दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। तो दूसरे वाले रो में एलिमेंट क्या है, 0, फिर क्या है -2,
और फिर क्या है -1। और सिमिलर प्रोसेस तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। यानी बेटा जब हम एडजॉइंट निकालते हैं ना तो रो के कोफैक्टर को उसके कंसल्टिंग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा यदि तीसरे वाले रो की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 2। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एडजॉइंट का मैट्रिक्स बन जाएगा। नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट द इनवर्स। अब हम लोग इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए तैयार है। इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करने के लिए तैयार है? तो यदि हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 इन ब्रैकेट। अगर से मैं ब्रैकेट में बात करूं तो ये आ जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, -1 का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ करेंगे। तो जब सबके साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे जी तो यहां पर क्या आएगा बेटा? -2 0 1, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 9 2 -3 6 1 -6 1 -2। तो इस तरीके से हमें किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो बच्चा पार्टी में एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप इनवर्स निकालना चाहते हैं, you are trying to calculate the inverse of any matrix, so you must ensure first of all you will have to calculate their determinant। जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाइंग दैट कि सर जी जो हमारा डिटर्मिनेंट है वह अगर से 0 के इक्वल है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, और यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। उसके बाद सारे रोज का आपको कोफैक्टर निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए जिस रो का आप कोफैक्टर ले रहे हो उसको उसी कॉलम में बारी बारी से लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 नंबर तो मैंने सॉल्व किया। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व करें और खुद से देखने की कोशिश करें। और हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और यदि इसको बना लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका इनवर्स क्लियर। ये हो जाएगा 1 0 0, फिर 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जवाब। अब इसके बाद व्हाट कैन वी डू? 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और देखें कि क्या उन्हें प्रॉपर आंसर मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार सिंप्लीफाई करिए, और यदि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बच्चा पार्टी, फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें। यदि क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है 3 7 2 5 2 5 कॉमा b is equal to and b is equal to 6 8 7 9 7 9। verify that, है ना, verify that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। AB inverse is equal to B inverse into A inverse। अगर से AB inverse is equal to B inverse into A inverse आएगा तो what can we do here? हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं?
तो बच्चा पार्टी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो बेटा हमें ए बी इनवर्स निकालना। ए बी इनवर्स निकालना मतलब कि सबसे पहले हमें दोनों मैट्रिक्स का करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका हमें निकालना है इनवर्स। तो क्यों ना हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन पे वर्क करें। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे a इंटू बी। अब यदि हम a इंटू बी निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं a को लिखूंगा। तो a क्या है, a हमारे पास है 3 7 2 5। और यदि हम लोग यहाँ पर b को लिखें तो b क्या हमारे पास है, b हमारे पास है 6 8 7 9। सही है। अब आपको ये बात तो पता ही है कि जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है कि भाई पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। दूसरे वाले किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से। और जितने कॉलम हैं उतनी बार ऑपरेट होगा। तो बेटा यदि मैं पहले वाले कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं और इसको यदि मैं पहले वाले रो में स्टोर करूं तो बेटा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7। सही है। फिर उसके बाद अगर से मैं इसी चीज को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो इस रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9। सिमिलर प्रोसेस अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड रो के लिए। तो यदि हम लोग सेकेंड रो के लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टोर भी सेकेंड रो में होगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन अब इसमें करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद अगर से हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9। 5 इंटू। सही है जी। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यदि इसके आगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बेटा इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि भाई अब हम इन्हें कंबाइन करना पड़ेगा। जब तक कंबाइन करेंगे नहीं तब तक तो इनवर्स के बारे में बात होगा नहीं। तो बेटा 3 6 आ जाएगा 18 प्लस 7 7 आ जाएगा 49। सिमिलर प्रोसेस 8 3 हो जाएगा 24 प्लस 9 7 हो जाएगा 63। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करें तो 2 6 हो जाएगा 12 प्लस 5 7 हो जाएगा 30। सिमिलर प्रोसेस 2 8 हो जाएगा 16 प्लस 9 5 हो जाएगा 45। ठीक है। अब यदि हम लोग इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यदि इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बेटा अब इनको हमें करना पड़ेगा ऐड। क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। तो 49 और 18 मिलके हो जाएगा 67 67। 63 और 24 मिलके हो जाएगा 87 87। और 35 और 12 मिलके हो जाएगा हमारे पास 47। और बेटा 45 और 16 मिलके हमारे पास हो जाएगा 60। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ही हमें बताएगा कि भाई साहब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो मतलब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 67 87 47 61। यदि हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यदि हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बड़ा मेथड क्या कहता है, पहले वाले रो में से दूसरे वाले रो को माइनस करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा 61 इंटू 67 माइनस 47 इंटू 87। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 61 इंटू करेंगे 67। तो बेटा यदि ऐसा कुछ हम करते हैं तो देखो 7 1 जा 7 और 7 6 जा होता है 42, फिर 6 1 जा हो जाएगा 6 और 6 6 जा क्या हो जाएगा 36। यदि हम इन्हें ऐड करें तो 7 6 2 जा 8 6 4 10 और ये हो जाएगा 4। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 4087। ठीक है। फिर हमें वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि हमें वापस से मल्टीप्लाई करना है तो अब हमें किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 87 इंटू 47। सही है। तो यदि मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो 7 7 जा हो जाएगा 49 और 7 8 जा हो जाएगा 56। ठीक है। फिर 4 7 जा हो जाएगा 28 और 4 8 जा हो जाएगा 34।
यदि मैं इसको ऐड करूं तो बेटा 9804, तो ये माइनस का आ जाएगा 4089, और यहां से आएगा 2, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, भाई यहां से बच गया हमारे पास -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो आ गया -2। अब सबसे खास बात कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चा पार्टी, तो अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। अब देखिए मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि आप 2/2 का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना चाहते हो, तो यह मेथड कहता है बेटा कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करिए। मतलब यहां पर हो जाएगा 61 और यहां पर आ जाएगा 67, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल है ना, उसके पोजीशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -47 और फिर आ जाएगा -87। तो बेटा ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया। अब यदि मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है इनवर्स निकालना। तो यदि हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो देखो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि यदि मैं ए बी इनवर्स निकालना चाहता हूं, इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट ए बी इनवर्स, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब 1/-2 इन ब्रैकेट 61 -87 -47 60, सही है। तो अब आप चाहो तो -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और नहीं भी, ये आपकी इच्छा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ए बी इनवर्स तो निकाल लिया। अब सिमिलर प्रोसेस हमें राइट हैंड साइड के लिए करना पड़ेगा। तो भाई अगर से हमें सिमिलर प्रोसेस राइट हैंड साइड के लिए करना पड़ेगा, तो देखिए राइट हैंड साइड करता क्या है? राइट हैंड साइड कह रहा है बच्चा पार्टी कि हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी और ए का हमें निकालना पड़ेगा इनवर्स। तो यदि बी और ए का हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्यों ना हम मैट्रिक्स बी लिख दें। देखिए मैट्रिक्स बी क्या है? 6 8 7 9, 6 8 7। तो यदि हमारे पास मैट्रिक्स बी ये है, तो बेटा यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, है ना, इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा? 6 8 7 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 9 6 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, और बेटा 54 में से 56 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? यदि इनवर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। हाउ कैन वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ बी? तो एडजॉइंट ऑफ बी यदि हमें निकालना है, तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर से 2/2 का मैट्रिक्स है, तो उसके लीडिंग डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी यहां आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 6, और फिर मैं बाकियों में माइनस का करूंगा मल्टीप्लाई, तो -7 -8, ठीक है, -7 -8। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 1/-2 इन ब्रैकेट। यदि एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें, है ना, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजॉइंट ऑफ बी, तो बेटा एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारे पास आएगा वह आ जाएगा 9 -8 -7 6, ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। अब उसी की तरीके से हम लोग ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें मैट्रिक्स ए क्या दिया है? हमें मैट्रिक्स ए यहां पर दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है 3 7 2 5, यही है जी, 3 7 2 5। तो यदि 3 7 2 5 है, तो बेटा सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। यदि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो व्हाट कैन वी डू? डिटर्मिनेंट मतलब हो जाएगा 3 7 2 5, और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते तो बेटा 15 -14 1 आ जाएगा, 15 -14 1 आ जाएगा। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो बच्चा पढ़िए एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, पहले वाले लीडिंग डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 5 3, और जो दूसरा वाला लीडिंग डायगोनल है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 -7। सही है। तो यदि हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही है तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्यों ना एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई से कुछ खास इफेक्ट पड़ता है नहीं। तो बी 5 -7 -2, ठीक है। अब समय है चीजों को इवेलुएट करने का। क्यों? क्योंकि हमें इवेलुएट करना है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बेटा बी इनवर्स मतलब क्या, बी इनवर्स मतलब ये वाली मैट्रिक्स। तो यदि मैं इस वाले मैट्रिक्स को लिखूं तो ऐसे लिखूंगा -1/2 इन ब्रैकेट 9 -8 -7 6। सही है। इनटू ए इनवर्स की बात करें तो बेटा ए इनवर्स को मैं लिखूंगा 5 -7 -2 3। बच्चा पार्टी एक बात सदैव याद रखिएगा, पेशेंस। पेशेंस दुनिया का वह हथियार है जिसमें समय तो लगता है लेकिन जवाब जरूर मिलता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी काम अगर से इतना आसान होता तो सभी लोग कर लिए होते। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि धैर्य बनाए रखिए, और जितने अच्छे तरीके से आप चीजों में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन करते रहिए। तो बड़े आराम से इत्मीनान से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घाई नहीं है, क्योंकि अपने पास सफिशियंट टाइम है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब देखिए यदि मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो वही पुराने नियम, पहले वाले रो को हम लोग दूसरे वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो आएगा क्या। अच्छा, जिस रो को मल्टीप्लाई करेंगे स्टोर भी उसी रो में होगा, तो पहले रो में होगा, तो पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा 9 5 होता है 45, और -8 इंटू -2 प्लस हो जाएगा 16। फिर उसके बाद यदि मैं इसी का दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 9 7 जा -63 -63, और बेटा फिर यहां पर करेंगे तो यह जाएगा -24। फिर उसके बाद सिमिलर प्रोसेस सेकेंड रो के लिए लेंगे, तो जब हम लोग सेकेंड रो लेंगे तो स्टोर भी सेकेंड रो में करेंगे, तो फिर वही मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। -7 जा 5 जा -35, और 6 2 जा हो जाएगा -18। सिमिलर प्रोसेस सेकेंड रो के लिए भी करेंगे, तो -7 इंटू -7 49, और प्लस आ जाएगा 18। यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चलेगा कि ये आएगा -1/2। बड़ा देखो 45 और 16 मिलकर हो जाएगा 61, और -63 और -24 मिलकर हो जाएगा -87, और 35 और 18 मतलब ये आ जाएगा 53, ठीक है, -53, और उसके बाद 49 और 8 57, ये आ जाएगा 67। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि सर जी ए बी इनवर्स जो होगा वह हमारा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ए बी इनवर्स जो होगा वो हमारा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।